दोस्तों मुझे कमेंट्स में आए दिन रोज रोज बच्चे एक ही चीज बोलते रहते हैं कि आपको लिंग्विस्टिक्स पर एक वीडियो बनानी चाहिए। ये लिंग्विस्टिक्स क्या है हमें समझ में नहीं आता। कई बच्चों को लिटरेचर पढ़ते वक्त लिंग्विस्टिक्स भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि नेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को लिंग्विस्टिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको 1 घंटे में भी जानने को नहीं मिलेगा। वैसे तो इसको एक वीडियो में समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इस वीडियो में जान झोंकने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो में मैं आपको समझा सकूं कि ये लिंग्विस्टिक्स क्या है। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, एक छोटा सा ट्राई कर रहा हूं इस वीडियो को बनाकर कि आपको ये समझ में आ भी पा रहा है या नहीं। चलिए वीडियो खत्म होने के बाद में मिलते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स क्या है? सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो किसी लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी करना लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। हिंदी में हम इसे भाषा विज्ञान भी कह सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है। अब आप पूछोगे साइंटिफिकली स्टडी करने का मतलब लैब वैब बनाकर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके स्टडी किया जाता है क्या? तो हाँ दोस्तों, जैसे देखो इसको बोलते हैं ऑसिलोग्राफ। इसमें साउंड की तरंगों को, वेव्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसलेट किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी की तरह साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ, सोनोग्राफ, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको गिनवा सकता हूं जिनसे साउंड्स को स्टडी किया जाता है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर आप तो साउंड को स्टडी करने की बात कर रहे हो, आप यहां पर लैंग्वेज को स्टडी करने की बात नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों लैंग्वेज किस चीज़ से बनती है? देखो लिंग्विस्टिक्स में वाइड चीज़ें देखी जाती है। मतलब लिंग्विस्टिक्स मान लो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर हम सब कुछ स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, जैसे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, लैंग्वेज कैसे बनती है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है। क्योंकि इस लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट के आने से पहले एक सब्जेक्ट चलता था पहले फिलोलॉजी, उसके अंदर ये लैंग्वेज को पढ़ा जाता था। लेकिन फिलोलॉजी में कमी क्या थी? कमी ये थी कि उसमें सिर्फ कंपैरिजन चलता था। एक लैंग्वेज का कंपैरिजन दूसरी लैंग्वेज से करते थे, इसलिए उसको कंपैरेटिव फिलोलॉजी भी कहा जाता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो फिलोलॉजी लिंग्विस्टिक्स से बहुत अलग है दोस्तों। कैसे अलग है? फिलोलॉजी में प्राइमरीली रिटन लैंग्वेज पर फोकस किया जाता था कि रिटन लैंग्वेज की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई, उस पर फोकस किया जाता था। कंपैरिजन करके देखा जाता था कि इस लैंग्वेज का रिलेशन किसी दूसरी लैंग्वेज से या कल्चर से तो नहीं। लेकिन लिंग्विस्टिक्स में रिटन लैंग्वेज के साथ साथ स्पोकन लैंग्वेजेस पर भी फोकस किया गया। मतलब स्पोकन लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी गई। इसमें लैंग्वेज की नैरो पिक्चर नहीं बल्कि वाइड पिक्चर देखी जाती है। अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे समझाना शुरू करूंगा दोस्तों, ढंग से चीजें समझ में आने लगेगी। मैं समझाता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। लिंग्विस्टिक्स में एक ब्रांच होती है जिसमें स्पीच और साउंड्स को स्टडी किया जाता है, उसको फोनेटिक्स बोलते हैं दोस्तों। जिसमें स्पीच और साउंड को स्टडी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। और जिसमें फोनीम्स को स्टडी किया जाता है। फोनीम्स क्या होते हैं दोस्तों? मतलब यूनिट्स ऑफ साउंड्स। जब साउंड्स की यूनिट्स बनती है ना, जैसे कैट, बैट, हैट, बैड, इन यूनिट्स को जिसमें स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं फिनोलॉजी। ठीक है। अब इन यूनिट्स से बनते हैं वर्ड्स। उन वर्ड्स को जिसमें स्टडी किया जाता है ना उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। अब उन्हीं वर्ड से बनती है फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जिसमें स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। और उन्हीं फ्रेजेस और सेंटेंसेस से बनते हैं लिटरल मीनिंग्स, जिनको हम स्टडी करते हैं सेमेंटिक्स में। और फिर आता है उस चीज का कॉन्टेक्स्ट जानना, जिसको हम पढ़ते हैं प्रैग्मेटिक्स में। ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस है लिंग्विस्टिक्स की। यानी मैंने कहा था ना, लिंग्विस्टिक्स एक बड़ा बरगद का पेड़ है और ये सब उसकी ब्रांचेस है। पहले आती है वो ब्रांचेस जिसमें हम साउंड को स्टडी करते हैं, जैसे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। फिर आती है वो ब्रांचेस जिसमें हम साउंड के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। और फिर आती है वो ब्रांचेस जिनमें उन स्ट्रक्चर्स के मीनिंग्स को समझा जाता है, जिसमें आते हैं सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। तो अलग अलग डायमेंशंस में हम लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं, साउंड के डायमेंशन में भी, स्ट्रक्चर के डायमेंशन में भी और मीनिंग के डायमेंशन में भी। अगर मैं और ज्यादा डीप जाकर समझाने की कोशिश करूं तो इन ब्रांचेस के अंदर भी ब्रांचेस होती है दोस्तों।
उन ब्रांचेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ब्रांच है तो वो शुरुआती ब्रांचेस है जिनमें साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फोनेटिक्स। इसको फोनेटिक्स बोला जाता है दोस्तों, फोनेटिक्स नहीं बोला जाता। काफ़ी लोग इसको फोनेटिक्स बोलते हैं तो वो सही नहीं है। तो फोनेटिक्स में क्या होता है, जब हम लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं यानी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे जो बारीक यूनिट होती है ना दोस्तों, वो होती है फोनेटिक्स, जिसके अंदर हम समझते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। इसमें साउंड को स्टडी किया जाता है। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहली चीज तो हम पढ़ते हैं कि साउंड बनता कैसे है। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, यानी ट्रांसमिट कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है वेव्स के थ्रू। और तीसरा हम पढ़ते हैं कि कोई इंसान साउंड को रिसीव कैसे करता है। ठीक है, 3 तरह से हम पढ़ते हैं। फोनेटिक्स में 3 ब्रांचेस होती है। साउंड बनता कैसे है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, और तीसरा साउंड रिसीव कैसे होता है। ये साउंड बनता कैसे है इसको पढ़ते हैं हम लिंग्विस्टिक्स में, साउंड ट्रैवल कैसे करता है इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, और साउंड रिसीव कैसे होता है इसको हम पढ़ते हैं मेडिकल फील्ड में। लिंग्विस्टिक्स में जब हम इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। फिजिक्स में जब हम इसको पढ़ते हैं तो बोलते हैं अकोस्टिक फोनेटिक्स। क्या बोलते हैं? अकोस्टिक फोनेटिक्स। और मेडिकल वाले में ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो चुका है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि मतलब इसकी जड़ें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी घुस रही है। तो हाँ दोस्तों, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी घुस रही है। अब हमें क्या पढ़ना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। हमें ये नहीं पढ़ना कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है, हमें ये नहीं पढ़ना कि साउंड रिसीव कैसे होता है, हमें क्या पढ़ना है साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इसे हम किस में पढ़ेंगे? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है इसे जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारा गला अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप के साउंड्स बना सकता है। तो अभी तक दोस्तों 44 टाइप माना जाता है। 44 टाइप के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से। अब आप बोलोगे कि भैया ABCD ऐसे मिलाकर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, A से लेके Z तक। तो मतलब इन 26 अल्फाबेट से भी हम और डिफरेंट टाइप के साउंड्स बना सकते हैं। तो हाँ, बना सकते हैं, जिनमें से 20 तो वॉवल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इन सबको अलग अलग सिंबल दिया गया है दोस्तों। उन सिंबल को आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर बाद में याद करना पड़ेगा। हम लोग कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये तो हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स पे। और इस साउंड की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं फनीम। साउंड की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? फनीम। जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक ही टाइप का जो साउंड निकलता है ABCD, ये सब फनीम है। अब एक ही फनीम को, जैसे P एक फनीम है, ठीक है, इसको हम अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं। अगर आपको इसे और अच्छे से समझना हो तो गूगल पर जाकर देखना, किसी भी वर्ड का मीनिंग सर्च करना, आपको स्लांटिंग लाइंस के बीच में इस तरह से अल्फाबेट्स मिलेंगे। ये क्यों होते हैं? आपको समझाने के लिए कि ऊपर दिए गए वर्ड को एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों लिखा जाता है नीचे, ताकि आप समझ सको कि इस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इन लाइंस के बीच में, स्लांटिंग लाइंस होती है, इनके बीच में जो वर्ड्स होते हैं, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, इनको एग्जैक्टली बोला क्या जाता है? तो इनको बोला जाता है एलोफोन्स। क्या बोला जाता है दोस्तों? एलोफोन्स। और पूछा जा सकता है कि एलोफेंट्स क्या होते हैं। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको बताया था एक ही फोनीम को अलग अलग टाइप से बोला जा सकता है, जैसे कि पेन, स्पिन और स्टॉप। ये 3 सिलेबल्स मैं आपके सामने लेता हूं। इन तीनों में P आ रहा है, गौर करना, इन तीनों में P आ रहा है, लेकिन P को मैंने अलग अलग तरीके से बोला है। जब मैं बोलता हूं पेन तो P पर स्ट्रांग पफ पड़ रहा है, ठीक है। जब मैं बोलता हूं स्पिन तो P पर वीक पफ पड़ रहा है, और जब मैं बोलता हूं स्टॉप तो P पर पफ पड़ ही नहीं रहा है। अब पफ का मतलब ये मत समझना कि जोर पड़ रहा है, मुंह से सांस कैसे बाहर आ रही है। पेन जब बोलता हूं तो बहुत ज्यादा तेजी से सांस बाहर आ रही है। स्पिन जब बोलता हूं तो वीक पफ पड़ता है, और स्टॉप में तो बाहर ही नहीं आती।
तो अब आप पूछोगे कि सर हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, किसमें सांस बाहर आ रही है, किसमें नहीं आ रही है, किसमें अटक के आ रही है, किसमें फ्रिक्शन हो रहा है। हाँ, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फनीम आपको समझ में आ गया होगा। फनीम क्या होता है? किसी भी टाइप का साउंड जो मुंह से बाहर आता है वो फनीम होता है। सिंगल साउंड, किसी भी टाइप का सिंगल साउंड फनीम कहलाता है। अब हमें समझना है कि ये सिलेबल क्या होता है। सिलेबल तो आप सबको पता होगा, जब दो फनीम, दो या दो से ज्यादा फनीम्स मिलते हैं तो एक सिलेबल बनता है, जिसे हम वर्ड भी बोलते हैं। जैसे म, अ और न को मिलाकर बनता है एक सिलेबल मैन। ऐसे ही बैट, हैट, कैट, ये सब सिलेबल हैं। दो या दो से ज्यादा साउंड मिलकर सिलेबल बनाते हैं। और अगर सिंगल साउंड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फनीम। जैसे ई एक फनीम है और ट एक फनीम है, दोनों मिल गए तो बन गया इट, तो ये हुआ एक सिलेबल, इट। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ये सोच रहे हो कि सांस बाहर आएगी, अंदर जाएगी, ये क्या सिस्टम हुआ? हाँ दोस्तों, आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जा सकता है, आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? देखो दोस्तों, आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल लिप्स, टीथ, टंग, नोज। जैसे हमारे लिप्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। टीथ का भी बड़ा रोल होता है जब हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। टंग का भी अपना रोल होता है। नोज का भी अपना रोल होता है। और इसके अलावा रूफ ऑफ माउथ, जो हमारी मुंह के अंदर ऊपर की तरफ जो छत होती है ना, रूफ, उस पर टंग की पोजीशन कैसी होती है? क्या वो उससे टकरा रही है कोई वर्ड बोलते हुए? क्या वो नहीं टकरा रही है? जब कोई बात करेगा तो उसकी जीभ माउथ में ऊपर रूफ को टच कर रही है या नहीं? ये चीजें भी देखी जाती है इसके अंदर। जब वो बोल रहा है तो सांस पूरी तरह से बाहर आ रही है, बीच में ब्रेक लेकर आ रही है, या फिर फ्रिक्शन के साथ में आ रही है, जैसे ट्री। तो आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? वो सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे साउंड को प्रोड्यूस होने में मदद मिलती है। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ए से लेकर जेड तक गिन लेना, 26 होते हैं। ABCDEFGH ऐसे करके 26 अल्फाबेट्स होते हैं। और इन 26 अल्फाबेट्स से 44 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। कितने टाइप के? 44 टाइप के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आप सबको पता होगा 26 अल्फाबेट्स में से 5 तो वाउल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इन 5 वाउल्स से 20 टाइप के साउंड्स निकलते हैं दोस्तों। और इन 21 कॉन्सोनेंट से 24 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। टोटल मिलाकर हो गए 44 साउंड्स। तो आप कहोगे कि हाँ, इन 5 वावल्स से इतने सारे साउंड्स निकलते हैं। हाँ, इन 5 वावल्स से इतने सारे साउंड्स निकलते हैं। 20 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के। तो आज हम पढ़ेंगे वावल साउंड्स को कि वावल्स में से कितने टाइप के साउंड्स निकलते हैं। 20 टाइप के निकलते हैं, मैंने आपको बताया। ये 20 भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दोस्तों। पहला टाइप होता है मोनोफ्थोंग्स का, जो होते हैं 12, और दूसरे होते हैं डिप्थोंग्स, जो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। तो दोनों मिलाकर हो गए 20 साउंड्स। मैं एक बार फिर से ऊपर से आता हूं। अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वावल्स होते हैं। वावल्स निकालते हैं 20 साउंड्स, और 20 में से 12 तो मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 होते हैं डिप्थोंग्स। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मोनोफ्थोंग्स को हम समझते हैं। मोनोफ्थोंग्स का पहले इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मोनो का मतलब होता है अकेला। ये पुरानी लैंग्वेज का एक वर्ड है। मोनो का मतलब होता है अकेला। आपने मोनोलॉग सुना होगा। मोनो मतलब अकेला, और थोंगोस का मतलब होता है साउंड, अकेला साउंड, यानी सिंगल साउंड की बात हो रही है यहां पर। वॉवल्स में से जो सिंगल साउंड निकलते हैं उनको मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है। और एक और नाम से बुलाया जाता है प्योर वॉवल साउंड। जो साउंड प्योर होते हैं, मिले हुए नहीं होते किसी के साथ में, यानी ऐसे वॉवल्स जिनमें सिंगल साउंड निकलता हो, उनको मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है। तो हम इन 12 साउंड्स को देखते हैं। सबसे पहले ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ई, मतलब लॉन्ग ई। फॉर एग्जाम्पल शीप, बीच या रीच। सेकंड मोनोफ्थोंग है ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। मतलब अगर हम हिंदी के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें तो वो बड़ा वाला ई था और ये छोटा वाला ई है। एग्जाम्पल देके अच्छे से समझ में आएगा, जैसे सिट, हिट या फिर शिप।
तो ये छोटी ई जहां पर आ रही है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट इज ऊ। देखो जो ये यू है ये दो स्लांटिंग लाइंस के बीच में दो डॉट्स लगकर होता है, तो ये ऊ का साउंड, बड़े ऊ का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे स्कूल, शूट। जबकि छोटे ऊ का सिंबल ऐसे बनेगा, ये दो स्लांटिंग लाइंस के बीच में ऐसा वाला ऊ हो तो हम कैसे बोलेंगे ऊ, जैसे फुट या फिर पुट। नेक्स्ट साउंड इज ए। ये दो स्लांटिंग लाइंस के बीच में अगर ई हो तो इसे हम कैसे बोलेंगे ए, जैसे एंड या फिर बेड। नेक्स्ट इज अ। ये दो स्लांटिंग लाइंस के बीच में अगर ऐसा साइन आपको दिखे तो इसे बोलेंगे हम अ, जैसे द या फिर टीचर। तो टीचर में भी ऐसा साउंड आ रहा है ना, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में। नेक्स्ट इज अ। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे गर्ल या फिर बर्ड, बर्थ। तो अ ऐसे साउंड के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज अ। इसके लिए हम बोलेंगे डोर, फ्लोर। नेक्स्ट इज ए। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे दो अल्फाबेट्स आपस में जुड़े हुए हैं, ए और ई, लेकिन इसमें एक ही टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अ, जैसे मैन, कैट। नेक्स्ट इज अ। तो यहां पर ये इस टाइप का साइन आपको मिले तो इसको बोलते हैं अ, जैसे अंडर, अप, अप, अंडर या अप। नेक्स्ट इज आ, मतलब जैसे फादर, इसको बोलते हैं अ और इसको बोलते हैं आ, अंडर, फादर। नेक्स्ट होता है ओ, जैसे हॉट, पॉट। तो ये 12 हो गए प्योर वॉल्स, जिनको हम बोलते हैं मोनोफ्थोंग्स। क्या बोलते हैं? मोनोफ्थोंग्स, क्योंकि इनमें एक ही टाइप का साउंड निकलता है। दूसरे होते हैं डिप्थोंग्स, जो कि 8 होते हैं। ये डिप्थोंग्स में डी आई जो होता है ना, इसका मतलब होता है टू, यानी दो साउंड्स मिलकर जो बनते हैं। ये प्योर नहीं होते, क्योंकि ये दो साउंड्स मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको डिप्थोंग्स कहा जाता है। तो सबसे पहले ये ई और आई, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ए, जैसे प्रे, ब्रेक, एक। दूसरा होता है ए और आई, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आई, जैसे क्राइम, लाइट, बाइट, हाइट। तो ए और आई मिलकर बनाते हैं आई। नेक्स्ट है ऑय, ऑय, जैसे बॉय, ऑयल। नेक्स्ट इज ओ, फॉर एग्जाम्पल नो, लो, स्लो। नेक्स्ट इज आओ, जैसे क्राउन या फिर नाउ। नेक्स्ट इज ईयर, आई और ए मिलकर बनता है ईयर, जैसे नियर, बियर, पियर। जब ये ई और ए मिलते हैं तो बनते हैं एयर, जैसे एयर, फेयर या फिर चेयर। और लास्ट में ये यू और ए मिलकर बनते हैं उअर, जैसे पुअर या फिर टूअर। तो दोस्तों ये थे 8 डिप्थोंग्स। इससे पहले मैंने आपको बताया मोनोफ्थोंग्स। तो ये 20 वॉवल साउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। उसके अंदर हम लोग साउंड को स्टडी कर रहे थे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब उन साउंड से बनते हैं पैटर्न्स, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। ये सब साउंड्स हैं। अब इन सबको मिलाओगे तभी तो पैटर्न बनेंगे। इन पैटर्न्स को जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है फोनोलॉजी। समझ में आ गया होगा। और ये पैटर्न भी हम लोग सारे पैटर्न्स को स्टडी नहीं करेंगे कि सारी लैंग्वेजेस के पैटर्न को स्टडी करेंगे। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस अपने अपने हिसाब से पैटर्न बनाती है साउंड के। तो इसलिए कहा था मैंने, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के साउंड सिस्टम या साउंड पैटर्न को स्टडी करना फोनोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड के पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ये स्टडी अगर हम करेंगे तो ये फोनोलॉजी में की जाएगी। नहीं समझ में आया? और सिंपल करके समझाता हूँ। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ही ले लो, क्योंकि हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज ले लो। आपने कई बार इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को नोटिस किया है, लेकिन आप बिल्कुल बेखबर हो उस चीज़ से। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मशीन,
MACHINE मशीन, और एक होता है मैकेनिज्म। अब ये दोनों वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों की स्पेलिंग में CH आ रहा है, लेकिन मशीन के केस में ये CH श साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, और मैकेनिज्म के केस में यही CH क साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। मैकेनिज्म, मशीन, मैकेनिज्म। तो आपने कभी नोट किया है यहां भी CH है, यहां भी CH है, यहां पे श क्यों और यहां पे क क्यों? CH तो सेम ही है, ये अलग अलग साउंड क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? जब हम इसको स्टडी करते हैं ना दोस्तों, इस साउंड पैटर्न को स्टडी करते हैं कि CH अलग अलग साउंड क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम फिनोलॉजी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे SEAC, ये समुंदर वाला सी होता है, और SEEC ये देखने वाला सी होता है। ये सी और सी दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, यहां पे EA आ रहा है और यहां पे EE आ रहा है, लेकिन दोनों सेम से ही क्यों प्रोनाउंस हो रहे हैं? इस चीज को हम समझते हैं फिनोलॉजी में। अब समझ में आ गया होगा, अब तो आ ही गया होगा। मैंने सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि ये फिनोलॉजी होता क्या है। अब दोस्तों मैं फिनोलॉजी की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की बात करता हूं। फिनोलॉजी की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती है, वैसे तो 4 होती है, लेकिन मैं आपको 2 के बारे में बताता हूं। एक होती है सेगमेंटल फिनोलॉजी और दूसरी होती है सुप्रा सेगमेंटल फिनोलॉजी। अब अगर हमें फिनोलॉजी को समझना है तो हमें इन दोनों ब्रांचेस को समझना पड़ेगा। ये सेगमेंटल फिनोलॉजी क्या होती है और सुप्रा सेगमेंटल फिनोलॉजी क्या होती है। पहले हम लोग सेगमेंटल फिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस वर्ड सेगमेंटल का मतलब समझते हैं। सेगमेंटल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना या तोड़ देना, टोटे टोटे कर देना। तो जब हम किसी साउंड के पैटर्न को टोटे टोटे करके समझते हैं, टुकड़े टुकड़े करके समझते हैं, जैसे वॉल्स को समझें, कॉन्सोनेंट्स को समझें, वॉल्स के अंदर भी मोनोफ्थांग्स को समझें, डिफ्थांग्स को समझें, ट्रिप्थांग्स को समझें, इन सब को समझें, तो हम उस साउंड के पैटर्न को टुकड़े टुकड़े करके समझ रहे हैं। तो किसी भी साउंड के पैटर्न को टुकड़े टुकड़े करके समझना सेगमेंटल फिनोलॉजी कहलाता है। जबकि सुप्रा सेगमेंटल में क्या होता है? सुप्रा सेगमेंटल के अंदर किसी साउंड पैटर्न के म्यूजिकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये लिटरेचर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है मैं समझाता हूं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन से वर्ड पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है और कौन से वर्ड पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। इसमें हम रिदम को समझते हैं, इंटोनेशन को, यानी कुछ भी वर्ड हम बोलते हैं तो किस में हमारी वॉइस की पिच ज़्यादा हो रही है, किस में कम हो रही है, ये सब हम सुप्रा सेगमेंटल फिनोलॉजी में समझते हैं। मतलब कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ रहा है, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस कम पड़ रहा है, ये सब चीज़ें समझते हैं हम सुप्रा सेगमेंटल में, जो कि हमारे मीटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम पोएट्री के अंदर मीटर को पढ़ते हैं तो उसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा कि ये फिनोलॉजी क्या है और इसके अंदर कैसे पैटर्न्स को समझा जाता है। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा इस पर। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही।